Hello students, how are you? Welcome again in another episode of JEE Sprint 2.0 and you are watching. I am the Master Teacher Physics here, Shadab. My name is Mohammed Shadab. I am a mechanical engineering graduated in 2006. I have 13 years long intensive experience to teach the physics for IIT JEE Sprint. And so far, I mentored and taught many students and produced many ranks. And so, we have now the new topic, that is EMI, a very important topic for IIT JEE point of view, physics point of view, and that is electromagnetic induction. And before that, for thank you so much, student, for your love and support, for your comments, for your likes, and also for dislikes, and also for the critics some made on the YouTube, because this is the only thing by which I can improve myself and my teaching. Okay, so without wasting time, let's start. And the topic is EMI, means electromagnetic induction. So excited here? Okay. So don't forget ever to download the Vedantu app. The Vedantu app, at the Vedantu app, you can resolve your doubt. You can study here and you can take the classroom sessions for your study for 11, 12, IIT JEE, NEET and all this. And also please share and like this video. Now, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ. आज को स्टार्ट करते हैं सेशन. सो रेडी गाइज? यस, यू आर हियर एंड आई एम ऑल्सो विद यू. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज this. See here, we have a very easy question, but as tricky. Many of students don't get idea what to do, because इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप टोटली ब्लैंक हो जाते हैं, बिकॉज कन्वेंशनल फोकस्ड क्वेश्चन नहीं है. सो देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन इज. द क्वेश्चन इज इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस. सो क्वेश्चन करने का तरीका, सबसे पहले अपने डेटा 100 ohm. What is that? That is the resistance. Resistance 100 ohm. A current induced by changing the magnetic flux through it, as shown in figure. और उस फिगर को देखते हैं तो उस फिगर में you can see current at t is equal to 0 is 10 ampere, and after 0.5 second it will be 0 and decreases linearly. Now the question asks, you have to find magnitude of change in flux. Magnitude of change in flux means you have to find delta phi. इस वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, राइट? सो स्टूडेंट्स देखिए, इसके लिए आपको क्वेश्चन मालूम है ना? कौन सा क्वेश्चन मालूम है? इसके लिए फॉर्मूला एक बिल्कुल सिंपल सा है, दैट E इज इक्वल टू I एंड R. राइट? करंट की बात कर रहा है, रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये बातें तो होनी ही हैं. तो हमने एक सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला लिखा. अब ये सोचा, दिमाग दौड़ाया, ध्यान से देखिए कैसे टैकल करना है. जब भी आपको बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाए आपके सामने, बिल्कुल बेसिक्स पे पहुंच जाएं. और जैसे ही आप बेसिक्स पे पहुंचेंगे तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी. जैसे यहां पे आपको अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आपने जो डेटा था वो देखा, आपके पास क्या है. यहां पर देखा आपने कि रेजिस्टेंस है, यहां पर देखा आपने कि चेंज इन फ्लक्स आपको दिख रहा है, फिर इसमें आपको करंट भी दिख रही है. करंट होगी दैट मींस द ईएमएफ होगा. तो हमने मिलाया दिमाग में कि व्हाट इज द रिलेशन, और रिलेशन मिला E is equal to IR, एंड फ्रॉम वेयर दैट E is come, that E has come from induction. सो इंडक्शन से हम E को क्या लिख सकते हैं? दैट इज d phi by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. कौन सा लॉ है ये? यस, फैराडेज लॉ. ओके, सो देखो d phi by dt अपने पास आ ही चुका था, तो d phi by dt इज इक्वल टू I इंटू R लिखा. अब क्या करें? देखा आपने कि d phi अगर यहां पर है तो हम कर सकते हैं IR इंटू dt. अब आपको दिख रहा है कि आपको यहां पर करंट मिली हुई है और यहां पर टाइम मिला हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं? यस, यू कैन डू द इंटीग्रेशन, एंड बाय द इंटीग्रेशन यू कैन फाइंड आउट दैट एरिया. तो उस चीज को हमें इसमें इंडल करना है, इसमें जोड़ना है, इसमें लगाना है. तो इसमें लगाने के लिए हम लोग कैसे करेंगे कि नाउ इंटीग्रेट दिस, और इंटीग्रेशन करने के बाद ये डेल्टा फाई हमें मिलेगा, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू आर, कांस्टेंट है, इसको बाहर लिया, एंड दिस इज आई डी टी. गॉट इट? एंड व्हाट इज आई डी टी हियर डियर? बोलो बोलो बोलो. देखो
यस, दिस IDT पता है आपको क्या है? दिस इज एरिया, एरिया ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ IT ग्राफ। यस बेटे, तो IT ग्राफ आपको कहां मिल रहा है? यस, IT ग्राफ यहां है। और ये क्या है? एरिया। एरिया कैसा है? ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं? यस, हाफ बेस इनटू हाइट। सो इस एरिया को निकालने के लिए हमने हाफ बेस इनटू हाइट ये फॉर्मूला अप्लाई किया। तो सॉरी, इस एरिया के लिए फॉर्मूला A इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। ये तो पता है ना, बचपन का नन्ना सा फॉर्मूला है। सो एरिया इज इक्वल टू 1/2। व्हाट अबाउट बेस? बेस इज 0.5। 0.5 मीन्स 1/2। What about height? Height is the current. Current how much? 10. So area that we have 10/4. राइट नाउ अब इस वैल्यू को यहां रखें। डेल्टा फाई हमको चाहिए था, आर की वैल्यू थी, आर आपको दिया है कहीं कितना? 100। और 100 मिलने के बाद आपको ये d5/dt मिला। और इस IDT की वैल्यू देखी, इसकी वैल्यू अपने पास 10/4 आ चुकी है। तो आप क्या कह सकते हैं? दैट इज 25। सो यू हैव 250 डेल्टा फाई। डेल्टा फाई की वैल्यू अपने पास 250 आ गई है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है ऐसे? चलो देखते हैं। देखा तो A ऑप्शन 225, B ऑप्शन 250, दिस इज 275, दिस इज 200। देन व्हाट शुड बी द आंसर? यू कैन सी हियर द आंसर इज 250 वेबर। WB स्टैंड्स फॉर वेबर। सो इजी क्वेश्चन था, आसान सा था, प्यारा सा था, नन्ना सा था, लेकिन पहली बार पढ़ने में हमें इसका टू द फोकस, बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा सोचा, बहुत आसानी से आंसर मिल गया। इस तरह के क्वेश्चन में कभी आपको फाई यानी फ्लक्स भी पूछा जा सकता है और कभी कभी चार्ज का भी क्वेश्चन है। तो आपका टास्क ये है कि आप ढूंढिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में जब चार्ज पूछा जाएगा, आप अपनी बुक्स पढ़िए, नोट्स पढ़िए, देखिए तो चार्ज कैसे लाएंगे, उसका भी ऐसा ही कुछ तरीका है। यहां हमने आई लिखा है ना, थोड़ा सा हिंट देते हैं जिससे आपको समझना है। वो हिंट क्या है? आई को आप dq/dt लिखेंगे, फिर dt उधर चला जाएगा, dq को इंटीग्रेट करेंगे, किया जाएगा। बट हम इसको यहां लिखेंगे नहीं, ये आपके सोचने के लिए, क्योंकि दिमाग और ब्रेन ये आपका एक ऐसा खजाना है, सिर्फ हमारे पास ऐसा यही एक खजाना है जिसको जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। तो आपके खर्च करने के लिए है, डेफिनेटली आप इसको खर्च करिए। कहां खर्च करेंगे? कि इस तरह के क्वेश्चंस में हमें चार्ज कहां पूछा जाता है। ओके, चलिए छोड़ते हैं इसको, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। देखें यहां पे बहुत सिंपल सा है, EMI electromagnetic induction. Electromagnetic induction में there is a non-conducting and conducting rod. The question is a metallic rod. Metallic लिखने का यहां पर रीजन क्या है डियर? metallic लिखने का रीजन यहां पर क्या है डियर? metallic सिर्फ इसलिए लिखा गया है कि आप ये ध्यान रखें कि ये रॉड हमारी कंडक्टिंग है। गॉट इट? अब अगर ये कंडक्टिंग रॉड है तो इसकी लेंथ L है, टाइड टू अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किस लिए? क्योंकि आपको समझ जाना चाहिए ये नॉन कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग नहीं है, ये नॉन कंडक्टिंग है। इसकी लेंथ है 2L। तो अभी तक आपको क्या पता है कि जब भी कोई कंडक्टर, जब भी कोई कंडक्टर कभी भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, अब ये ध्यान रखना है, यहां मूव करता है, कैसे मूव करता है। अगर कोई कंडक्टर मूव करे और इस तरह से मूव करे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो रही हो, ध्यान रखें इस बात को। इफ एनी कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सपोज लेट्स सी एन एग्जांपल, सपोज यू हैव दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? You have this type of magnetic field that is perpendicular inward. अब इसको सोचो कैसे कि बहुत से महीन महीन थ्रेड्स हैं, very thin threads, and they are going like this. These are the magnetic field lines, and this is a conductor. Suppose अब इस कंडक्टर को we put here, and if we move that conductor like this,
this conductor is moving inside the magnetic field. But is the magnetic field lines cut here? No, magnetic field lines are not cut here because they are not moving in such a way that it cuts the magnetic field lines. अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट नहीं होगी, इट मींस कि वो ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स जनरेट नहीं होगा. जैसे हमने इस कंडक्टर को यहां मूव कराए, नो ईएमएफ इज जनरेटेड. If conductor moves like this, no EMF is generated. If conductor moves like this, no EMF is generated at all. How? Because there is no magnetic field lines are cutting through the motion. This is the concept. Concept is whenever a conductor moves inside a magnetic field, whether it is uniform or non-uniform, then the induced EMF generated only and only if it cuts the lines of magnetic field or the magnetic field lines. Means अगर हम इस कंडक्टर को इधर मूव कराएं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो ये लाइंस हैं, यहां से ऐसे ले जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो रही हैं. यहां रखा, ऐसे ले गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो रही हैं. यहां है, ऐसे ले जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो रही हैं. आप इस कंडक्टर को एक नाइफ मानो और अगर इस नाइफ को हम वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करते हुए मूव करेंगे, ओनली एंड ओनली द मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड, राइट? सो द कंसेप्ट इज कि अगर इस तरह में इफ इन दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी हैव अ कंडक्टर रॉड लाइक दिस एंड इफ इट इज रोटेटिंग and the length is L, so the EMF generated is half B omega L square, and this is at zero potential and this is at this much potential. So similar, we have, this is the rotational axis, rotation point. We have this length and this length is supposed to 2L. Now after this we have a conducting rod and the rod has a length small l, right? It's a very simple concept. Now we have 2 points. Suppose this point is A. So what's the potential of point A? So point A has a potential half B omega L square, and what's L? L is 4L whole square. Got it? And here is a point B. तो बच्चों B पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? Calculate the length from the axis of rotation. This is actually the axis of rotation and the distance from axis of rotation is 3L. So what about VB? Yes dear, VB is how much? That is half B omega and this is 3L whole square. Got it? Which has the greater potential? Obviously, B has a greater potential. किसका ज्यादा है? B का ज्यादा है. अब अगर B का पोटेंशियल ज्यादा है तो हमें क्या निकालना था? We just have to find B minus L. We have to find VB minus VA. So now delta V, which is the potential difference, and that delta V is VB minus VA. और अब B आपके पास है, A आपके पास है. जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2. गॉट इट? और इस तरह से हम इस कंक्लूजन या इस आंसर पर पहुंच जाएंगे. एंड व्हाट इज द आंसर? Here we can see the options. 2B omega L cube. Omega L cube तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है डियर. इसको तो हम ऐसे ही उड़ा सकते हैं बिकॉज क्या है? L cube और L cube. What should be? It should be L square. तो L square के लिए ये दो ऑप्शन बचे. 50-50 तो हो गया ना. तो अब क्या करें? अब आपको ये दिख रहा है, कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम इसको करेक्ट आंसर मान लेंगे. राइट? गॉट इट? ओके, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट, now we can remove and next question. Next question is also a very easy question here. A very easy question जिसमें अभी हमने आपको बताया when the magnetic field, induced EMF is generated. Induced EMF is generated only and only if any conductor cuts the magnetic field lines by movement.
यानी अगर वो ऐसे मूव करे जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो रही हो तो यस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो अब वो ईएमएफ जनरेट इसमें कैसे हो रहा है, देखो इसमें एक फ्रेम दिया है, यहां पर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं और इनमें पूछा है किस में जनरेट होगा। और अगर ऐसे ये मूव कर रहा है v नॉट वेलोसिटी से, राइट, सो v नॉट वेलोसिटी से मूव करने पर दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, these are the magnetic field lines perpendicular outward and outward मूव कर रही हैं। तो फिर आप वही कंसेप्ट दिमाग में लगाओ, धागे बाहर की तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं। If magnetic field lines like this, then when we move these conductor, अब इनको इंडिविजुअली क्रिएट करो, ए बी अलग, बी सी सी डी सभी अलग अलग है। अब यहां इनसे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द क्वेश्चन इज ओनली ए इन ए डी बट नॉट इन बी सी, इन ए डी नॉट इन बी सी, वाई? So simply you can see, you just treat any conductor anywhere as a knife, और नाइफ की तरह ट्रीट करते हुए जैसे मूव कर रहा है वैसे मूव कराओ एंड गॉट दैट कंसेप्ट इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कटिंग और नॉट। इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटिंग then EMF generated, if not cutting there is no EMF। तो उस कंसेप्ट को अपन ने पकड़ा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं। यहां पे देखो सिंपल कोई कैलकुलेशन नहीं है और बहुत ही सिंपल है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आपकी और इसमें हमने इस कंडक्टर को मूव कराया, यहां जनरेट होगा। ये कंडक्टर देखो, अगर ये कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है तो जनरेट नहीं होगा, मतलब नो ईएमएफ, नो ईएमएफ। द ईएमएफ और द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इंडक्शन इज ओनली एंड ओनली जनरेटेड इन एडी एंड बीसी। वेयर इज द ऑप्शन? देखो देखो, AD and BC, in both AD and BC, in both AD and BC, so the correct option is dear D। देखा कितना आसान सा था। बस अपने को देखो चीजें बहुत ही आसान होती हैं। When the learning become very easy, when we connect the unknown things to the known things। जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ जब से नहीं पता अपने को, तो हम लोग ने क्या किया कि उसको नाइफ से, उसको कटिंग से, उससे कनेक्ट कर दिया। वो चीज अपने को याद रहती है, बिकॉज अभी तक हम लोग यही चीजें सुनते हुए आए, तो ये चीज अपने को याद है। तो ऐसे ही अगर आप इस चीज को याद रखोगे तो ये बस ध्यान रखना, दिमाग में यही कंसेप्ट रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे। क्या? कंडक्टर शुड मूव लाइक दिस, then it cuts the lines, magnetic field lines। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो रही है ईएमएफ जनरेट होगा, नहीं कट हो रही है तो नहीं जनरेट होगा। लिव इट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। इसका आंसर हम लोग को मिल गया। ओके, चलिए फिर से एक अच्छा सा प्यारा सा धांसू सा क्वेश्चन। एंड दीज क्वेश्चंस आर, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मस्त एंड मस्ट क्वेश्चन। मस्त कंसेप्चुअल है, मस्ट इंपॉर्टेंट है किसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जानबूझ के मैंने लास्ट ये जनवरी वाले IIT JEE एग्जाम्स के क्वेश्चंस नहीं लिए, क्योंकि वो आपने 2-4 बार 5 बार खूब डिस्कस किए होंगे, आपस में डिस्कस किए होंगे, अपने टीचर से डिस्कस किए होंगे, खूब आपने उसकी ऐसी तैसी कर दी होगी, ऑपरेशन कर दिया होगा, तो उनको यहां पे लेने का कोई मतलब नहीं। हाँ, सिमिलर क्वेश्चन लिए हैं कि उसका और चेंज क्या हो सकता है जिससे कि आपको इन क्वेश्चन का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देखिए। मेटल रॉड मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी। सी, मेटल रॉड कंडक्टिंग है, कांस्टेंट वेलोसिटी, इनर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। जैसे ही कहा गया, बना लो भाई, ये रॉड है, लेंथ मान लो L है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी भी। ओके, अब फिर a constant uniform magnetic field exists in space in a direction perpendicular to the rod। So perpendicular, length and velocity are perpendicular and magnetic field is also perpendicular, so this is the magnetic field, suppose B, right? अब आपको इसका फंडा क्या है? EMF जनरेट होगा, yes। क्यों होगा वो आपको पता है, उसको हमारा यहां पर डिस्कशन करने का कोई मुद्दा नहीं है, आप सब लोग स्टडी कर चुके हैं अच्छी तरह से। बट ईएमएफ जनरेट होगा या नहीं? जनरेट होगा, क्योंकि लेंथ नाइफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है। अब पॉइंट यह आ जाता है कि हायर ईएमएफ पे कब होगा। उसके लिए हमने आपको एक और कंसेप्ट बता रहे हैं, V क्रॉस B, है ना। एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ
यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसको आप ई भी लिखते हो, एंड दैट इज dl डॉट v क्रॉस b, जिनको वेक्टर फॉर्म इंड्यूस्ड ईएमएफ का मालूम हो। तो v क्रॉस b कहां काम आता है? v क्रॉस b हायर पोटेंशियल के लिए काम आता है। तो यहां v राइट हैंड शुड बी यूज्ड, v क्रॉस b, हियर वी हैव v, b इनवर्ड, v b, तो एक हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा, एक लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा, और इस वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द लेंथ भी आ जाएगी। अगर ये अपवर्ड होती लाइंस तो हम लोग कैसे करते? लाइन अपवर्ड्स होती तो हम हाथ को ऐसे रखते, V क्रॉस B, नीचे हायर पोटेंशियल, ऊपर लोअर पोटेंशियल। बट व्हाट्स द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज as well its velocity, select the correct option. Correct option, the entire rod is at the same electric potential. होगा क्या? सोचो। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं यार, नहीं होगा। There is an electric field in the rod. Yes, electric field in the rod. Correct है। Electric potential is the highest at the center. No, highest at any one end. अगर डायरेक्शन दी होती तो हम डिफाइन कर पाते किस एंड पे, बट डायरेक्शन नहीं दी है तो किसी एक एंड पे हायर होगा, किसी एंड पे लोअर होगा, और इन्होंने बात की सेंटर की। नहीं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द लोएस्ट एट द सेंटर। नहीं, बचा क्या? बी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। सो बाय कंसेप्चुलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, अच्छे से आपने कंसेप्ट को अगर क्रिस्टल क्लियर रखा हुआ है और इस तरह से आपने सोचा है और उसको लिंक गया है, याद रखे हैं, तो हमें बहुत आसानी से आंसर मिल गया। और समझाने में तो मेरे को टाइम लगा, लेकिन अगर आप यूज टू हो जाएंगे और ये चीज आपको याद होंगी, आप ऐसे आंखें बंद करेंगे, मन की आंखें से दिखेगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और करेक्ट सॉल्व होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक और अच्छा मस्त एंड मस्ट क्वेश्चन आपने किया। अब आगे देखते हैं और कंसेप्ट देखते हैं, इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आपको मिल रहा है और कुछ इसी तरह का है। अब जो हमने आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कही थी, दैट इज dl डॉट v क्रॉस b, राइट? एंड मैनी स्टूडेंट्स थिंक्स दैट dl इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और पहले एपिसोड्स में और बार बार मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, इफ देर इज अ मिसकंसेप्शन, अगर आप गलत सोचोगे, if you have the misconception in your mind, then that misconception is also you get as a option. मिसकंसेप्शन क्या है आपको पता है, आपको फॉर्मूला, इस पे बहुत से लोग फोकस नहीं करते हैं, वो फोकस किस पे करते हैं? E is equal to VLB। अब लेंथ उन्होंने क्या याद रखी? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए, इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए ताकि आपको वेरिएशन पता करे। एंड हियर इफ देयर इज L, सो L इज द लेंथ। अब यहां पे आप क्या देखोगे? L इज द लेंथ और इसकी रेडियस R है, तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे VL। L की जगह आप क्या लोगे बच्चों, जो कि गलत है? क्या लोगे? पाई R। अब देखो ये ऑप्शन मिलेगा ना, जैसा मैं कह रहा हूं, देखो पाई R V एंड Q इज हाइट पोटेंशियल। इसमें कोई गलती नहीं की गई है, इसमें गलती की गई है, और आप देखोगे ये सही है क्योंकि सर ने बताया था Q V क्रॉस B, V इधर है, B अंदर है, ऐसे हाथ रखा, V क्रॉस B किया, Q हायर पोटेंशियल पे, आपने मान लिया ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो डेफिनेटली ये बात सही होगी। लेकिन कहां गलती की? L में। तो ये चीज गलत है। अगर आपने सिर्फ इस पे ही डिपेंडेंट रहे और आपने सोचा हम इजी क्वेश्चन कर लें और बाहर निकल जाएं, तो आप गलती करोगे, इसका भी कोई फायदा नहीं होगा। Then what you have to do, you have to inspect very minutely. You should have this formula, and here dl is a vector. If dl is a vector, means it is not the length of the conductor. Actually, it is the distance between the 2 points. Means the distance और displacement वाला फंडा है। यानी A और B के बीच का डिस्टेंस नहीं है, A और B के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, और वो डिस्प्लेसमेंट आपको यहां से मिलेगा। तो आप एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तो डिस्प्लेसमेंट ये, और वो कितना? दैट इज 2r। देखा? हो पाया? वेरी गुड। सो व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर शुड नॉट लाइक दिस, आंसर शुड बी 2RBV।
यानी 2r ये लेंथ हो गई, एंड b और v आपको पता है, सो अपने पास v है, b है, l की जगह क्या रखना है, v की जगह v है, l की जगह 2r है, एंड what we have? We have in place of v that we have velocity v, we have 2r, we have b, direction हमको मिल चुकी है, आंसर 2vbr. So the answer is 2vbr and q is at highest potential. So the correct answer is D. This is the correct one. तो हम लोग ने VBL इंडक्शन या इंड्यूस्ड EMF के बारे में बहुत सारी चीजें अब तक सीख ली हैं. चलिए और उसी को और रिफाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं. और रिफाइनमेंट किससे होगा? यस, अगले क्वेश्चन से. करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान. बहुत से लोगों को नहीं समझ में आई होगी, लीव दैट, बट मीन्स more practice, 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 practice makes you perfect, right? See here. Yeah, another question is here, see this? A conducting rod, a conducting square loop of side L, point to be noted. आपको भी क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है, जहां डेटा मिले उसको अंडरलाइन करें. Resistance R moves in its plane with a uniform velocity V perpendicular to one of its sides. A magnetic induction B, magnetic induction is also there, constant in time and space, बिल्कुल constant है, there is no change, यानी constant or uniform magnetic field we can say. Yeah, this is a magnetic field which is uniform and constant. Constant magnetic field in space pointing perpendicular. आप ऐसे मान सकते हैं इसको, right? Pointing perpendicular to and into the plane of loop exist. Yeah? Then what we have to find? We have to find loop exists everywhere. The current induced in the loop. EMF है तो करंट भी होगा. अब आपने देखा कि अगर हम इसकी वर्टिकल साइड को देखें, L है तो इसमें EMF जनरेट होगा. EMF जनरेट होगा तो कितना होगा बच्चों? That EMF is VBL. Means in one side the EMF generated is VBL. So if there is a EMF, means there is a potential difference between 2 points, and if there is a potential difference between 2 points, means it will behave like a cell. और अगर हम इसको सेल की तरह एज्यूम कर लें तो एक साइड देखो बच्चों हायर पोटेंशियल के लिए V, B अंदर की तरफ, तो ऊपर वाला जो एंड होगा वो पॉजिटिव, यानी एक सेल की तरह बिहेव करेगा, और सेल का ये पॉइंट पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और इसका जो EMF होगा वो EMF VBL. सो VBL, राइट? सिमिलरली ये डायग्राम इसका बनाया अभी हमने. What about this? This is also moving with velocity V and cutting the magnetic field lines. If it is cutting the magnetic field lines, then also behave as, then it will also behave as a cell, and similar cell means the positive and this is the negative, EMF is E and same EMF is VBL, right? What about this one? Means इस साइड का क्या होगा? This side is like this and moving like this. Okay, so this side will not cut any magnetic field line, and similarly the below one, this side also never cuts the magnetic field, so there is no EMF generated. So these EMF are like this and like this, there is no EMF. Now it behaves as a loop, and if it is behaving as a loop, as a single loop, so what is the net EMF? Because as a loop the net EMF or equivalent EMF is 0. If EMF is 0, it means there is no current at all. यानी EMF 0 है, इसलिए करंट भी 0 होगी. So the answer should be, we have the option B, BLVR clockwise, BLVR anti-clockwise, 2BLVR or 0. So the correct one is 0 and this is our answer. Got it? Again very easy question, but conceptually आपके लिए important है, तो इसको आप solve करेंगे, फिर copy पे लिखेंगे और इस तरह के और question भी solve करेंगे, because practice makes the man perfect. Very good. Got it? चलिए आगे चलते हैं. Another one.
Very good question is there. See, two circular coils can be arranged in three situations, right? Their mutual inductance will be, what is the mutual inductance? We have two formulas for mutual inductance. देख लेते हैं. पहला फॉर्मूला तो M ये, and that is E2 divided by mod of di1 by dt. First formula for the mutual inductance. But when we can use it? We can use it only and only if there is a current, but if there is no current, then how can we use it? So we cannot use this formula for this situation because in this case there is no current flowing or no rate of change of current. So we have another one. Another one is mutual inductance is N2 phi2 upon I1. So इसके हिसाब से डेफिनेशन क्या है? The mutual inductance between the two coils is the total flux linked with that coil due to the current flowing in another coil. यानी पहली कॉइल का फ्लक्स दूसरे के साथ लिंक हो. और यहां क्या पूछा जा रहा है? मैक्सिमम. अब देखो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों यहां होगी B, और एरिया वेक्टर एन कैप अगर देखें वो भी यहां होगा. इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां होगी और एरिया वेक्टर एन कैप यहां होगा. इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर होगी और एरिया वेक्टर, बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज लाइक दिस, राइट? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हियर, एरिया वेक्टर इज हियर. एंड व्हाट इज द फ्लक्स? Flux is equal to B dot A, right? And if phi is equal to B dot A, so what is the dot product? So we can say dot product, we can say B, magnitude of B, magnitude of A into cos theta. Cos theta is angle between area vector. So यहां 0 है क्योंकि 90 डिग्री है ना, थीटा 90 देन cos 90 इज 0. तो यहां पे भी फ्लक्स 0 हो गया, यहां भी फ्लक्स 0 हो गया. तो ये म्यूचुअल इंडक्शन तो नहीं होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस यहां होगा. एंड दिस इज द मैक्सिमम केस. सो द आंसर मैक्सिमम इन सिचुएशन ए. क्यों ऐसा है? क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स लिंक कर रहा है. सो म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द total magnetic flux linked of one coil to another one. Got it? So जब करंट होता है तो ये आसानी से निकल आता है, बट करंट नहीं हो फिर कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं. तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे. दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? वेरी गुड गाइस. आगे बढ़े. यहां तक तो क्लियर है. हाँ, धीरे धीरे हम लोग लेवल क्वेश्चंस का बढ़ा रहे हैं. आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं. बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अनदर वेरी इजी क्वेश्चन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस. दैट्स गुड क्वेश्चन. इसको आप ध्यान से देखें. म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड L inside a larger square loop. There is a large, very large loop side L, and here is the center. There is another off side small l. ठीक है, ये भी उसी क्वेश्चन फॉर्मूला, अभी जो लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया उस पर बेस्ड है. म्यूचुअल इंडक्टेंस, व्हाट यू नो, दैट इज N phi total flux divided by I. So suppose इसमें कोई करंट I फ्लो कर रही है. अब इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा, that we have to find. So what we have to find? First we have to find the flux of due to this current linked with that coil. For this, what we have to do? We just have to find the magnetic field B here. And what is the magnetic field? बहुत ज्यादा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है. एंड ये 45 होगा, ये 45 होगा. और मैग्नेटिक फील्ड का तो आपको पता है ना, स्ट्रेट वायर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई,
I upon r this length is L by 2 ये होगा. Then here you have sine 45 plus again sine 45 because sine alpha plus sine beta. So यहां से ही समझ में आया कि B is proportional to 1 upon L only, right? Other things are constant. Number of turns, इसको तो हम लोग ने कितना लिया हुआ है? 1. So phi is equal to B into A. So phi जैसे ही B यहां लिखेंगे तो यहां 1 upon L, right? And for the flux, the area of this loop, and area of this loop is L square. So it will become here. So M is actually proportional to phi, means B into A. So B proportional to 1 upon L, A proportional to L square. So the answer is L square upon capital L. And where is this? Here is this answer B, L square by capital L. Got it? सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी निकालना है. जब भी प्रोपोर्शनलिटी निकालना हो तो आप फास्ट कैलकुलेशन इस तरह से करें, क्योंकि बीच में ये सारे टर्म हमको लिखने की जरूरत नहीं है. नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट वी हैव टू फाइंड द प्रोपोर्शनलिटी. सो फॉर द प्रोपोर्शनलिटी वी कैन omit all these data. We can find only 1 upon L proportionality. Here A proportional to L square, so we L square by L, and we have the answer. Got it? चलिए और आगे बढ़ते हैं. यहां तक आप सब कुछ पा रहे हो, आई थिंक. यस, वेरी गुड. ओके, सी हियर another question, also a good question, right? For this one we have LR circuit, and LR circuit, how we can use LR circuit? LR circuit, you know, charging current I is equal to E naught by R, or you can say maximum possible current I naught 1 minus e to the power minus t divided by tau. What's tau here, dear? Tau is L by R. What is tau here? Tau is time constant, and time constant is L by R. What's L? Inductance in M case, and R is resistance in M case. तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है. क्वेश्चन को एक बार आप देख लो. L we have here resistance 0.15 kilo ohm, point to be noted, connected in series of 15 volt. Here this is the inductance, this is a resistance. There are here is the cell having the 15 volt and K1 and K2. And question says at t is equal to 0, K1 is opened. K1 is opened, it means the circuit reaches its steady state. In steady state, the current is I naught, steady current. That I naught current, we can find I naught current is how much? Yes, E by R. What's E here? E is 15 volt. What about R? R is 0.15 into 10 to the power 3. Right? Now we can say I naught is equal to 0.20 100 10 to the power 2 into 10 to the power minus 3. So we have 0.1 ampere. दिस इज द स्टेडी करंट, यानी जब हमने K1 को लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया, द सर्किट रीचेस इट्स स्टेडी स्टेट, एंड इन स्टेडी स्टेट द करंट फ्लोइंग इज 0.1 एम्पियर, राइट? सो व्हाट द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज K2. K1 is opened after that and K2 is closed simultaneously. K1 को ओपन किया, K2 को क्लोज किया, यानी अब स्टेडी स्टेट से डिस्चार्जिंग होने लगा. सो डिस्चार्जिंग करंट बच्चों कितनी होती है? I is equal to I naught e to the power minus t upon tau. So what's the tau here? Tau is the टाइम कांस्टेंट, और tau होता क्या है? L by R. चलिए इसको यहां कैलकुलेट कर लेते हैं.
tau is equal to L by R. Let's calculate here. Now we put the value of L first. So, 1 minute. So, tau, we will calculate here. Tau is equal to L divided by R. Right? So, L by R, we have all the value L. L is 0.03. What about R? R that we have 0.15 into 10 to the power 3. So, what we'll get? Tau, we get tau is equal to 0.35, 1 by 5 into 10 to the power minus 3. Yani tau that will get 0.2 into 10 to the power minus 3. Got it? Very good, very good. Now what we have to find? We have to find the I at particular 1 millisecond. So I naught that we have 0.1. Now we have e to the power minus t 1 millisecond. Yani 1 into 10 power minus 3 divided by tau. Tau we have calculated here. So what about tau? Tau is 0.2 into 10 to the power minus 3. So it will cancel out here. We have 0.1 into e to the power minus 5. So we have 0.1 upon e to the power 5. And e to the power 5 is given over here. Right? So we have 0.1 upon 150.0. So we have 1 upon 1500. 1 minute. So what we have? 1 upon 1500 ampere. So what is the value? If we calculate it, then we get definitely 0.67 milliampere. So the answer of this question is 0.67 milliampere. Got it? Okay, very good question. Dhyan rakhein what we have done here. First we have calculated here I, and I at a steady state is 0.1 ampere. Then we calculate tau. Then when we off and on that K2 key, then discharging takes place, and this is the equation for discharging, guys. So on discharging equation, we put the values and finally get the answer. So it is 0.67 milliampere. Okay, that's very nice. Let's move for the next question. So dear students, next question is also from LR circuit. And what we have to do in LR circuit? In LR circuit, A point, initially A point is connected to C. When A point is connected to C, then there is a growth of the current. And then after some time, after the 5-time constant, it will be in a steady state. In a steady state, we get a constant current. Then according to the question, the point C is disconnected from point A. Initially it is connected here, right? Then we disconnect it and then we connect this point to C. Now the battery is out of the roll, bahar hai picture se. Ab LR सारा discharging circuit है, so discharging will take place, and what we have to find? We have to find the potential ratio of the potential. Voltage across the resistance means VR and VL, right? So the discharging current that we have, I is equal to I naught e to the power minus t divided by tau. Got it? So VR is equal IR, and if we put the value here, then we get I naught R e to the power minus t by tau. So very easy, right? VR is very easy. But what's VL? VL is actually L di by dt.
So this is L, right? And d by dt of what? D by dt of I. What's I? I is dear I naught e to the power minus t divided by tau. Right? That's very good. So VL is equal to L remains as it is. This is I naught, and by the differentiation, what we get? Minus 1 upon tau into e to the power minus t by tau again. So tau, what's tau? Time constant, that is L by R. So we put L by R here, we get minus L I naught and L by R. So this is R upon L e to the power minus t by tau. इतना पा रहे हो ना? देखो सिर्फ क्या किया आपने? Differentiation किया. And after the differentiation, L will be cancelled out. So we have minus I naught R e to the power minus t by tau. This is the VL. So now focus on it. VL and VR, same value. So what should be the ratio? The ratio is only the sign change. So the answer is minus 1, means the ratio of VR and VL that we have to find. Ratio of the voltage across the resistance to that across the inductor at T is equal to L by R. Right? We can put T is equal to L by R also. It will be cancelled out. Then it will be cancelled out. Then we'll get at T is equal to L by R, C is equal to minus 1. Right? Yeah, all time this is equal. Okay? So let's move to the next one. The next question is also very good. Some tricky. So see here, S1 and S2 are closed simultaneously. Q is the charge on the capacitor. RC is the capacitance time constant. Which of the following statement is correct? So see here, across these 2 points the potential difference is V, and across these 2 points the potential difference is also V. So all the time the potential difference across is V because this is a cell. If it is the case, so what is the charge? Q is equal to Q naught 1 minus e to the power minus t upon tau. So what we can do here? What is the time constant? Time constant is RC. So work done by the battery, half of the energy dissipated in the resistor? No, cannot say, because work done by battery is here also and here also. And some energy is stored in C and some will waste as a heat in R. So the next one is at T is equal to tau, Q is equal to CV by 2. At T is equal to 2 tau, T is equal to 2 of tau. So T, now put here Q naught. And what's Q naught here? The voltage is V, so Q naught is actually CV. 1 minus e to the power minus. And what about T? Here T is 2 tau. So we put 2 of tau divided by tau. Tau will be cancelled out. So what we have? We have Q naught CV 1 minus e to the power minus 2, and this is called our answer. Right? So the correct answer is this. Okay guys. So we have one more good question. Let's move ahead. Let's see. Another good question is, rectangular coil of metallic wire is placed uniform field B, that is 30 into 10 to the power minus 3 Tesla, with its plane perpendicular to the field. Area of the loop is shrinking at a constant rate, that dA by dt is 0.4 meter square per second. Right? So also a very easy question, but थोड़ी सी approach आपको चाहिए. So the induced
EMF in the coil? Very easy. What is the induced EMF? Induced EMF is actually the minus d phi by dt, but here only we have to find the magnitude. So I put only d phi by dt. What is phi, guys? Phi is B into A upon dt. So B is changing? No. So we can remove B. Yes. So we have the formula dBA by dt. Now B is a constant, so we can remove. We can take it out, B, and we have dA by dt. So we have B, we have dA by dt. Now we replace the value. B is 30 into 10 to the power minus 3 into, what's dA by dt? dA by dt is 0.4. So what we have? 12, 0 point into 10 to the power minus 3 volt. So the induced EMF, what the induced EMF that we calculated here, the induced EMF that we have calculated is 12 millivolt. So here is the answer, 12 millivolt. It's a very easy question. So let's move ahead for another. Yes, also a theoretical type of question. When current through a solenoid increases at constant rate, then the induced current, when the current through a solenoid is constant and is in the direction of inducing current, is constant and is opposite to the direction of inducing current, increasing with time and is in the direction of the induced. So see here, when the current through a solenoid increases at constant rate, so what we have? B is equal to magnetic field mu naught and I for the solenoid. What about dB by dt? So dB by dt is also, we can say, mu naught into di by dt. So di by dt is constant. If di by dt is constant here, then dB by dt is also constant. And EMF, E is equal to d phi by dt and E proportional to dB by dt. Why? Because d by dt, phi is B into A. So if it is, so E dB by dt, yani induced EMF, is directly proportional to rate of change of field, and rate of change of field is proportional to di by dt, and di by dt is constant, induced current increasing at constant rate. So the current is, induced EMF is, induced current is constant. So here is a constant and in the direction, because increases, तो वो क्या करेगा? डिक्रीज करना चाहेगा, लेंस लॉ. So is constant and is opposite to the direction of inducing current. What? The induced current. So this is the inducing current, that is the induced current. So constant भी है और opposite direction में भी है. Okay guys, so फिर से हमको ये एक theoretical question था, आंसर मिल गया है, आपको भी बहुत आसानी से आंसर मिला. तो इन क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे और इसी के साथ हम लोग आज का सेशन ये खत्म करते हैं. नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट सेशन में फिर से हम लोग मिलेंगे और फिर से कुछ मस्ट एंड मस्ट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट होंगे. गॉट इट? ओके, रॉक्स.